ऐसे युद्ध की कहानी जिसमें चालबाज चीन जापान के हाथों बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब जापान ने चीन पर कब्जा कर रखा था। उसकी सड़कों पर ऐसा कत्लेआम मचाया था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चीन की सड़कों पर जापानी सेना ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों हजारों लोगों को कैदी बनाकर उन पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का ट्रायल शुरू किया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सेना की सारी हेकड़ी निकालकर रख दी। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प थी। चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को न सिर्फ अतिक्रमण करने से रोका, बल्कि उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इससे पहले जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मारे जाने की बात मानी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। गलवान घाटी में झड़प के करीब 30 महीने बाद तवांग में ये झड़प हुई। इस झड़प के बाद 1962 की जंग की बातें भी दोहराई जाने लगी हैं। उस समय चीनी सेना ने जबरन हमला कर दिया था और फिर एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया था। जंग के 6 दशक बीत जाने के बाद भी चीन की चुनौती कम नहीं हुई है। आज चीन जहां लगातार धमकाता रहता है, तो ऐसे में इतिहास का वो दौर याद करना भी जरूरी है जब छोटे से देश जापान ने चीन में कत्लेआम मचा दिया था। और इसमें जापान बहुत ज्यादा इसके ऊपर में चाइना के ऊपर में हावी हुआ था। ये युद्ध यदि आप देखें तो जो अनलीस्ट हुआ था वो 7 जुलाई 1937 को, जब जापान ने पूरे के पूरे उस समय उनकी जो एक ये थी समझौता था या मान्यताएं थी 1922 की, इसको 5 पावर नेवल ट्रीटी कहते हैं। चीन और जापान के बीच पहली लड़ाई 1 अगस्त 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चली थी। उस समय जापान और चीन दोनों ही जगह राजशाही थी। इस लड़ाई की वजह कोरिया बना था। कोरिया चीन का खास दोस्त था। कोरिया के पास कोयला और आयरन बहुत था। जापान को कोरिया के प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। जापान ने कोरिया से अपने कोयला और आयरन जैसे प्राकृतिक संसाधन मांगे, लेकिन चीन के कारण उसने मना कर दिया। 1884 में जापान ने कोरियाई सरकार के तख्ता पलट की कोशिश भी की, जिसे चीन ने नाकाम कर दिया। उस वक्त कोरिया की जमीन पर जापान और चीन के बीच जंग भी हुई और चीन ने जापान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। आखिरकार समझौते के बाद ये जंग खत्म हुई। 10 साल बाद 1894 में जापानी समर्थक कोरियाई नेता किम ओ क्यून की शंघाई में हत्या कर दी गई। उनके शव को चीनी युद्धपोत में रखकर कोरिया पहुंचा दिया गया। जापान ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जापान के 8000 सैनिकों ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में चीन भी कूदा और 1 अगस्त 1894 को जंग शुरू हो गई। जापान की शाही सेना के आगे चीन की सेना कमजोर थी।
मार्च 1895 तक जापानी सेना ने चीन के शैंगडोंग प्रांत और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापानी सेना ने चीन के समुद्री कारोबार के ठिकानों को निशाना बनाया। आखिरकार चीन ने हार मान ली और 7 जुलाई 1937 को बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसको सबसे पहले जो मानते हैं उसको, जैसे बीजिंग अभी कहते हैं, उसको पेकिंग कहते थे उस समय। तो पेकिंग, आउटस्कर्ट ऑफ पेकिंग में पहले बार एक्सचेंज हुआ और उसमें बहुत ज्यादा लोग, 15 मिलियन, आपने कहा 3 लाख, टोटल वॉर के अंदर में 15 मिलियन डेड हुए थे चाइनीज। 1911 में चीन में राजशाही का अंत हो गया और 1914 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापान इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों में था। जनवरी 1915 में जापान ने चीन को 21 मांगों का एक पत्र भेजा। मई में जापान ने चीन को मांगे नहीं मानने पर युद्ध की धमकी दे दी। आखिरकार चीन को जापान की मांगे माननी पड़ी। इससे चीन पर जापान की पकड़ और मजबूत हो गई। मांगे मनवाने के बाद चीन को लेकर जापान थोड़ा शांत हो गया, लेकिन 1931 में मंचूरिया के मुगदेन में एक घटना ने जापानियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना दे दिया। एक बार यहाँ स्थापित होने के बाद जापानियों ने एक कठपुतली सरकार बनाई और किग राजवंश के आखिरी राजा पुई को यहाँ का प्रमुख बना दिया। ये वो दौर था जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार, कुओमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को जापान से ज्यादा कम्युनिस्टों से निपटने की जल्दी थी। जुलाई 1937 में जापान ने फिर से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापानी सेना ने चीनी सेना के जवानों पर खुलेआम गोलियां चलाई और उनकी हत्या कर दी। जापान से निपटने के लिए राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट साथ तो आए, लेकिन मन से साथ नहीं थे। इससे जापान को फायदा पहुंचा। जापान की सेना भी मजबूत थी और उनके पास उस वक्त के एडवांस्ड हथियार भी थे। चीन की सेना जापान के आगे ढेर होती गई। जापानी सेना ने अपने टैंक चीन पर चढ़ा दिए, जबकि चीन के पास उस समय एक भी टैंक नहीं था। और उनका मेन कारण यह था कि उनके पास वो बहुत ओपियम वॉर, ओपियम खाते थे उस जमाने में बहुत ज्यादा। चाइनीज, उनके मॉडर्नाइज नहीं थी, वेपन सिस्टम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास कन्वेंशनल फोर्स नहीं था। और जो खास करके नानजिंग की बैटल कहलाती है ना, जहां पर तकरीबन 3 लाख चाइनीज ट्रुप मारे गए थे। जापानी सैनिक अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। उन्होंने चीन की सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम मचाया। दिसंबर 1937 में नानजिंग की सड़कों पर जापानी सैनिकों की भयानक क्रूरता देखी गई। ऐसा अनुमान है कि उस समय नानजिंग में जापानी सैनिकों ने 3 लाख लोगों की हत्या की थी और इनमें से ज्यादातर आम लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस समय जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों को जिंदा दफना दिया था। सैकड़ों हजारों की मशीन गन से हत्या कर दी। चीन को उस समय तत्कालीन सोवियत संघ का समर्थन जरूर था, लेकिन जापान की सेना के आगे सब कमजोर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।